तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चल रहा है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चल रहा है। और इसका हमने पहला बता दिया था, वो था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक एंथैल्पी रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कितनी एंथैल्पी चेंज होती है, उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और डेल्टा एच होगा एच पी माइनस एच आर, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोगों ने बताया। और ये भी बताया कि अगर उसके ऊपर, कौन मुझे बताएगा, अगर ऊपर एक नॉट लग जाता है तो इस नॉट का मतलब क्या है? यस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और उस स्टैंडर्ड शब्द का मतलब क्या है बताइए? यस, जब एक मूल की बात होती है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी बन जाती है और उसके आगे एक नॉट लग जाता है। ये एक ही मैंने करवाई थी, एक ही एंथैल्पी करवाई थी, और कोई नहीं करवाई थी ना? ठीक है, आइए शुरू करते हैं फटाफट से। दूसरी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम सबसे पहले यही करते हैं, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जिसके बाद वाला फैक्टर है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो व्हेन, अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अगर मैं स्टैंडर्ड शब्द जोड़ देता हूं तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, स्टैंडर्ड बातें करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, ऐसे तो नाम से ही पता लग रहा है भाई साहब, कंबशन मतलब होता है जलाना। तो जब एक मोल आइटम पूरी तरह से जल जाए, एक मोल रिएक्टेंट पूरी तरह से जल जाए, तो जो उस समय पर एंथैल्पी में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, उसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाता है। परफेक्ट, एकदम फेयर एनफ, बहुत सिंपल सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सीधा सा लॉजिक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसे कहा जाता है। When one mole of any, छोटी छोटी डेफिनेशन है, फटाफट से देखना, ठीक है? छोटी छोटी डेफिनेशन, बेसिक बेसिक डेफिनेशन, फटाफट से देखते हुए चलना। When one mole of any species undergoes complete combustion, undergoes complete combustion, when one mole of any species undergoes complete combustion। अच्छा बेटा, एक और चीज, अगर जैसे मान लो ना किसी का कुछ, जैसे कोई जैसे एक आधी क्लास अगर नहीं जैसे मिस हो जाती है ना, तो वो टीटीएस में मेरा एक दूसरा बैच चलता है, नहीं, एमडब्ल्यूएफ में एक दूसरा बैच चलता है 7 बजे। हाँ, तो वो एक दो क्लास पीछे चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स ही है, बस एक दो क्लास पीछे चल रहा है वो बैच। ठीक है, तो आप मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन करेंगे, जैसे अगर कुछ, जैसे कोई एक आधे टॉपिक में नहीं रहा तो आप उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर इस बैच में कभी इन केस आपको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि वो मतलब एक्चुअली क्या है, अलग अलग चैप्टर चलता है, तो फिर तो ये फैसिलिटी अवेलेबल होती नहीं है। वो तो यही चैप्टर चल रहा है, उधर भी थर्मोडायनेमिक्स से चल रहा है, तो इसलिए, क्योंकि चीजें कई बार ना अलग अलग हो जाती हैं, तो इसलिए कह रहा था। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर ऐसा लगता है किसी को कोई चीज मिस है तो कर सकता है क्लास, जैसे पिछले वाली क्लास किसी की मिस हो गई है, उससे पिछले वाली क्लास मिस हो गई, मैं नहीं आ पाई है, मैं नहीं आ पाया सर, तो आप मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, उस हिसाब से आई विल लेट यू ज्वाइन। तो व्हेन वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, जब एक मोल स्पीशीज पूरी तरह से कंबशन हो जाती है, देन द एंथैल्पी चेंज विल बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इसको कैसे दिखाया जाता है? डेल्टा एच ऊपर नॉट नीचे से। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल सी प्लस O2 गिव्स CO2, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एंथैल्पी चेंज है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। ऑब्वियसली एक मोल के लिए है,
अब ये माइनस का मतलब है इतनी हीट एक्सोथर्मिक, मतलब इतनी हीट लिबरेट होती है। ये एग्जांपल है। इसमें कार्बन 1 मोल जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 बन। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सुंदर चीज बताना चाहता हूं, जिस चीज को आपको फील करना है, समझना है, क्या कि इस डेल्टा एच को, पहली बात तो यहां पर आपको करेक्ट करना चाहिए। अरे मिलन कहाँ रह गए थे? मिलन, मिलन, एम आई ऑडिबल? चलिए कोई बात नहीं। तो ये है। अच्छा एक बात बताइए, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्यों कहलाया? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि इसमें कार्बन को, यस, कार्बन को जलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कार्बन को जलाया गया, ओके। बट मैं आपको कहूंगा बेटा ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी तो कहलाना चाहिए ना, क्योंकि एक रिएक्शन हुई है। तो आप कहोगे सर फिर तो सारी हर तरह की एंथैल्पी जो भी होगी वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि हर तरह की एंथैल्पी में कोई ना कोई रिएक्शन होगी। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हर टाइप की एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जरूर होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कार्बन, इसमें कोई प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। देखिए आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हर रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है? मैंने कहा बिल्कुल। तो इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। क्या? as in this example, as in this example, formation of CO2 also takes place, so it can also be its standard enthalpy of formation. It can also be its standard enthalpy of formation. दूसरी बात, also it is standard enthalpy of reaction as combustion is a reaction. कंबशन रिएक्शन ही तो है भाई, कंबशन रिएक्शन ही तो है, तो एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। तो मैं इसको कह सकता हूं, मैं इसको और कह सकता हूं डेल्टा एच एफ, और कह सकता हूं, आई शुड यूज अनदर कलर पेन, मैं इसको कह सकता हूं भाई, और डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन हुई है, या फिर डेल्टा एच आर किसी एंथैल्पी की रिएक्शन की एंथैल्पी। बताइए भाई, पहली स्लाइड समझ में आ गई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट एक हो, पांच हो। तीसरा, तीसरा है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस। एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। फिजिकल स्टेट्स ज्यादातर होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप मेरी बात मोटा मोटा गांठ बांध लीजिए। क्या? कि अगर ए से बी जाने में कोई एंथैल्पी चेंज हो रही है 10, मतलब जब ए बी में ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी +10 है, +10 ले रहा है, तो वो ए से बी जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो बी से ए जाएगा, मतलब वापस जाएगा, तो उसकी एंथैल्पी होगी -10। इस बात को बात लीजिए। मतलब अगर ए से बी जाने में +10 है, तो बी से ए आने में -10 होगी। सेम एनर्जी होगी, बस उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। इसका मतलब एक इजी एग्जांपल दूंगा ना तो जिंदगी भर समझ में आ जाएगा। क्या? जैसे बर्फ है मेरे भाई, बर्फ, लेट इट बी अज्यूम बर्फ, आइस। तो जब आप आइस को
मान लो 10 जूल एनर्जी दोगे तो वो पानी बन जाएगा, लिक्विड। तो जब आप पानी से 10 जूल एनर्जी निकाल दोगे, मतलब उसे ठंडा कर दोगे 10 जूल, तो आइस बन जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब अगर किसी फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी प्लस एक्स है तो बैकवर्ड की माइनस एक्स होगी, फॉरवर्ड की माइनस एक्स है तो बैकवर्ड की होगी प्लस एक्स। इस बात को गांठ बांध लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी बात से हम समझेंगे कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में बदला जाता है, सॉलिड को लिक्विड में बदला जाएगा तो एक फिजिकल चेंज है, यस इट विल बी फिजिकल चेंज। तो अगर सॉलिड से लिक्विड को बदलने में तुम किसी को एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि सॉलिड को गर्म करोगे तो ही वो लिक्विड में बदलेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई लिक्विड से सॉलिड आने में वही मैग्नीट्यूड रहेगा, बट माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपर। ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए मुझे। सॉलिड को लिक्विड में बदलो या लिक्विड को सॉलिड में बदलो, इसे कहते हैं वेपर फ्यूजन। फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। लिक्विड से सॉलिड बदल रहा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। नाम सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ चेंज होगा निशान। अगर आगे जाते हुए प्लस है तो पीछे जाते हुए माइनस। इसी तरह से अगर किसी लिक्विड से वेपराइजेशन हो रहा है तो वो गैस बन रहा है, और किसी गैस का वेपराइजेशन होगा तो वो लिक्विड बनेगा। बस मैंने आपको क्या कहा, नाम सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, बस निशान में चेंज आएगा। इसी तरह से अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो तीन तरह के एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस आ गए। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोला तो आप समझ गए, इसका मतलब है इसको ऐसे दिखाया जाएगा, और सिंपल एक अक्षर में, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी solid gets completely converted to liquid or vice versa. When 1 mole of any solid gets completely converted to liquid, जब एक मोल सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाए, या वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, इसका उल्टा भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे मैं आपको बताता हूं, H2 है, H2O जब सॉलिड होता है ना उसको हम आइस कहते हैं, आइस। और उसको H2O लिक्विड में बदलने के लिए एक मोल आइस को वाटर में बदलने के लिए, एक मोल H2O सॉलिड को H2O लिक्विड में बदलने के लिए 6 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है बाबू, 6। इसे मैं क्या कहूंगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और वो होगी प्लस 6 किलो जूल। इसे कहेंगे यहां पर क्या प्रोसेस कहेंगे, इसे कहेंगे यहां पर मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है। पर अगर मैं इसका उल्टा लिखता हूं बाबू, H2O लिक्विड है मतलब वाटर है, और उसको मैं H2O सॉलिड में बदल रहा हूं मतलब आइस में बदल रहा हूं, इसको फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। और इसका डेल्टा H फ्यूजन बताइए क्या होगा, कौन मुझे बताएगा इसका डेल्टा H फ्यूजन कितना होगा? यस आवाज, वेरी गुड, -6 होगा, बिल्कुल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। बट बेटा प्रोसेस के नाम तो अलग अलग हैं, बट एंथैल्पी सेम रहेगी। एंथैल्पी का नाम क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यस, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम अगला क्या करेंगे, बी पार्ट क्या करेंगे, जल्दी बता दीजिए फटाफट से, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यस यस यस, अरे 1 मोल की भी तो बात कर रहे हैं यार, इतना अच्छा बात कर रहे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको कैसे भूल जाओगे। ठीक है भाई साहब, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वैसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, हियर वी गो। सो क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन
1 mole of any liquid. अक्षत यू आर लेट बेटा. चल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पर टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ठीक है बेटा. सो व्हेन 1 mole of any liquid gets. अक्षर मैंने एक मैसेज किया बेटा, देखना तुम. ठीक है ना, उसका रिवर्ट करना मुझे याद से. ओके शायद नहीं नहीं मॉम के मोबाइल पे किया है, मदर की. ठीक है, उस पर रिवर्ट करियो मुझे. ओके when 1 mole of any liquid, जब एक मोल किसी लिक्विड का gets completely converted, when 1 mole of any liquid gets completely converted to its gaseous state. जब एक मोल लिक्विड पूरी तरह से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, एक मोल लिक्विड गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. और वाइसा वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, उसे भी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ही कहते हैं. एग्जांपल, H2O लिक्विड है, उसको बना दो H2O गैस. तो यहां पर तो ये वाटर है, और H2O गैस का क्या नाम होता है आप सब जानते हैं ना, स्टीम. तो इसके लिए आपको पता है कितना वेपराइजेशन लगता है. इसकी वैल्यू, एक मोल H2O लिक्विड को गैस में बदलने के लिए 40.8 के आसपास एनर्जी लगती है. टू बी वेरी प्रिसाइज 40.9 किलो जूल. आई एम नॉट राइटिंग पर मोल. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी 1 मोल. दैट इज व्हाई मैं यहाँ पे नॉट शो कर रहा हूं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है. इट इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड. पर गजब की बात क्या है? गजब की बात है, जब एक मोल गैस होगा, जो स्टीम है मेरा, उसको मैं जब एक H2O लिक्विड में लेके आऊंगा, H2O लिक्विड में लेके आऊंगा जो कि मेरा वाटर है, इसके लिए डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? -40.79 किलो. हालांकि इन दोनों के नाम अलग अलग होंगे. लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करेंगे इसे बॉइलिंग कहते हैं, इस फिनोमिना को. और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? जब गैस से लिक्विड लाते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंडेंसेशन. यस, इट इज कंडेंसेशन. C is standard enthalpy of, yes, sublimation. Standard enthalpy of sublimation. सबलाइम होना. सबलाइम मींस कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्जन क्या हो रहा है? सॉलिड से गैस में. बट ध्यान रखना, विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. यस, वेरी गुड यशवर्धन. डायरेक्टली, विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, डायरेक्टली होता, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो वाटर सबलाइम नहीं होता बेटा. पानी, जब बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ भाप बन तो जाएगी, बट पहले पानी में कन्वर्ट होगी, फिर भाप बनेगी, तो वो सब्लिमेशन में नहीं काउंटर की जाती. when 1 mole of any solid gets directly converted, when 1 mole of solid gets directly converted to its gaseous state without converting in liquid state, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा. ठीक है. वैसे तो मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल कैंसर है, आप लोग जानते हैं. यस, ड्राई आइस हो सकती है, फेनोफ्थलीन बॉल्स हो सकती है. बट हम केमिस्ट्री में एग्जांपल देते हैं आयोडीन का. आपके एनसीईआरटी में भी यही है, आयोडीन. क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो सर्टेन होता है, फिक्स होता है. सब्लिमेशन, और इसकी सब्लिमेशन कितनी है? +62.4. और इसी तरह से जब ये उल्टा होगा तो ये उसी तरह से आप लोग जानते हैं, माइनस का. वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आप लोग कह रहे हैं तो ड्राई आइस भी लिख देता हूं मैं एग्जांपल में. अदर एग्जांपल आप लोगों का, अदर एग्जांपल,
अदर एग्जांपल ड्राई आइस। ड्राई आइस एक्चुअली आप लोगों को ज्यादातर बुक्स में मिलती नहीं है, CO2 सॉलिड होता है, उसको हम लोग CO2 गैस में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वैल्यू सब्लिमेशन अराउंड 25 के आसपास होती है। और एक और बच्चे ने वो भी कहा था, नैफ्थलीन बॉल भी कहा था, वो भी लिख देता हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम आता है नैफ्थलीन बॉल्स। और एक्चुअली क्या है ना, आयोडीन हर जगह आपको ज्यादातर बुक्स एनसीईआरटी में आयोडीन ही मिलेगा। नैफ्थलीन बॉल इज C10H8, याद रखिएगा नैफ्थलीन बॉल का फार्मूला। तो C10H8 ही रहता है ये गैस में, ऑब्वियसली फार्मूला तो चेंज होता नहीं है। इसकी एंथैल्पी अराउंड 73 के आसपास होती है, 73 किलो जूल के हिसाब से रहती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, किसी चीज को सॉलिड को गैस में बदलना, सॉलिड को गैस में बदलना सब्लिमेशन, सॉलिड को लिक्विड में बदलना फ्यूजन, फ्यूजन को वेपराइजेशन करना, ये तरह का सिस्टम चलता रहता है। इन्हें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और एंथैल्पी ऑफ फेज, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये सेकंड एंथैल्पी बताई है मैंने, सेकंड एंथैल्पी के 3 पार्ट बताए हैं। और इसमें गौर करने वाली बात क्या है बच्चों, इसमें गौर करने वाली बात है कि जब मैं इन तीनों एंथैल्पीज को रिलेट करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तो रिलेशन क्या है इन तीन एंथैल्पीज का? रिलेशन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये रिलेशन भी याद रखिए। तो जब हम डायरेक्ट सब्लाइम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉलिड से गैस जाते हैं, तो जब हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाने का रास्ता लेते हैं, फिर लिक्विड से गैस जाने का रास्ता लेते हैं। तो दोनों का सम करते हैं, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरे तरह की एंथैल्पीज हम लोगों ने डिस्कस करी। दूसरे तरह की एंथैल्पी मैंने आपको बताई, 2 तरह की एंथैल्पी बताई, 3 तरह की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। आइए चौथे तरह की एंथैल्पी देखते हैं। चौथे तरह की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है यार, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बताओ क्या होगा इसका मतलब? केमिस्ट्री में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? नहीं नहीं यार, एसिड बेस के उसमें बताओ ना। यस यस यस, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये आई ना बात, ये आई ना बात। और आपको पता होना चाहिए, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं ना, तो उसमें सॉल्ट और वाटर के साथ साथ हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जो है 57.1 किलो जूल। फिक्स है ये। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक बार पूछा भी जा चुका है जेई में भी। इट इज डिफाइंड एज when 1 gram of when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base। तो मैंने आपको क्या कहा है, ये बात याद रखना, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जब किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और उसका जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ऐसे दिखाया जाता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऐसे दिखाते हैं
और उसकी वैल्यू अराउंड 57 होती है किलो जूल फिक्स, -57। याद रखना इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले सकते हो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड के HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH ले लो, तो इससे आसान रिएक्शन तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। NaOH प्लस H2, देखो इट इज वेरी इजी। एसिड देगा अपना H और बेस देगा अपना OH। Sorry, mistakenly I wrote. So delta H will be what? Again the same, it will be the same. -57 किलोजूल पर। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत आसान सी चीज है, इसे बहुत आसान सी चीज है। ये हमारा था फोर्थ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ पे, जो है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लैटिस एंथैल्पी। और उसके बाद आएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कहीं ना कहीं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लैटिस एंथैल्पी। फिफ्थ है, हाँ बेटा बताइए, लैटिस एंथैल्पी। नहीं नहीं, रिलीज ही तो हो रही है, ये माइनस हो गई ना, सिस्टम से चली। अच्छा बेटा एक बात बता, सिस्टम क्या है तुम्हारा? सिस्टम है HCl और NaOH। इन्होंने बनाया NaCl प्लस H2O, एनर्जी निकाल दी ना इसने। क्यों? क्योंकि स्टेबल बन गया ना बॉन्ड, एनर्जी निकाल दी, इसका मतलब नया। अच्छा देखो मेरी बात, चलो छोड़ो इसको भी, इसने एनर्जी निकाल दी। पहली बात, ये दोनों काम कर सकता है, एनर्जी ले भी सकता है, क्योंकि तुम पूछोगे जरूरी थोड़ी एनर्जी ले क्यों निकालेगा सर, एनर्जी निकाल दी, फॉर से एनर्जी निकाल दी। जब इसने एनर्जी निकाल दी तो सिस्टम से एनर्जी चली गई, इस सिस्टम से एनर्जी चली गई। मान लो इसकी एनर्जी थी 10, इसकी एनर्जी थी 80, इसकी थी 20, इसकी थी 80, तो पहले थी 100 और बनने के बाद रह गई सिर्फ 30, तो इसका मतलब 70 कम हो गई, तो 70 निकल गई, माइनस हो गई, सिस्टम ने निकाल दी 70। 70 निकाल दी, एक्सोथर्मिक निकल गई, रिएक्शन से हीट निकल गई, तो सिस्टम से निकल गई तो सिस्टम ठंडा हो गया ना यार, सिस्टम 30 रह गया। पर अगर मान लो उल्टा होता, उल्टा भी हो सकता है बिल्कुल, पॉजिटिव भी हो सकती है, मैंने कभी नहीं कहा वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होगी इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट हो गई, सिस्टम से चला गया, सिस्टम से चला गया मतलब सिस्टम से माइनस हो गई हीट। एंडोथर्मिक भी हो सकती है, मान लो इसकी 10 थी, इसकी 40 थी, सॉरी इसकी 20 थी, इसकी 80 थी, टोटल 100 थी पहले, और अब 120 बन गई, इसका मतलब और 20 एनर्जी ले ली इसने, बाहर से ली है, तो एनर्जी और ले ली इसने बाहर से, तो सिस्टम की एनर्जी इवेंचुअली बढ़ गई, 120 हो गई। उस केस में इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करी, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करी तो 20 हो गई, स्टेट में सिस्टम में ऐड हो गई, माइनस मतलब सिस्टम से रिलीज हो गई, सिस्टम से कम हो गई। लैटिस एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा यू से दिखाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा चीटिंग हो गई, मैंने कहा क्यों भाई? तुम कहोगे इंटरनल एनर्जी को भी तो यू से दिखाया था। हाँ भाई हाँ, ये थोड़ी सी तो है यहाँ पर बदतमीजी यहाँ पर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लैटिस एंथैल्पी भी यू से ही दिखाया जाता है। व्हेन 1 मोल ऑफ any crystalline solid gets completely converted into its free ions, ठीक है? मतलब जब एक मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टल से बना होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरी तरह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स में टूट जाए, तो कितनी एनर्जी मैं उसे दूंगा ताकि वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में पूरी तरह से फ्री आयंस में टूट जाए, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। उस एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी कहा करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक completely any crystalline item into its free ions is known as lattice enthalpy। उसे उसका लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, उसे उसका लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल NaCl,
NaCl को कितनी एनर्जी दूंगा ताकि वो पूरी तरह से Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाए, पूरी तरह से टूट जाए, कितनी एनर्जी दूंगा? तो उसका डेल्टा यू होता है प्लस अराउंड 738 किलो जूल। इतनी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि पूरा NaCl पूरी तरह से टूट जाए Na प्लस और Cl माइनस में। ऑब्वियसली ना, अब देखो ना ये प्लस है ना यार, अपना दिमाग लगाओ ना, प्लस तुम एनर्जी दोगे इस सिस्टम को तभी तो Na और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी ना, एनर्जी दोगे तभी तो टूटेगा। और इसका उल्टा अगर होगा क्या, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग थे, प्लस माइनस से अट्रैक्ट हुए और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, अब बॉन्ड बन गया तो ये स्टेबल हो गया ना यार। और स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है, मैं टर्म 1 के चैप्टर 2 से बात बता रहा हूं आप लोग को। ये बॉन्ड बन गया है ना तो स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है, स्टेबल ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी कहां गई कम होके, इसने निकाल दी सिस्टम से बाहर, निकल एनर्जी बाहर, निकल एनर्जी बाहर, निकल बाहर निकल, तो माइनस कर दी इसने एनर्जी। तो यही अगर मैं उल्टा लिख दूं Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl बन जाएगा, उसी का डेल्टा यू माइनस 738 किलो जूल बन जाएगा। समझ में आ रही है यही बात? बताइए समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हे भगवान भगवान, उसका वाइसा वर्षा भी होगा। तो सिक्स्थ है, सिक्स्थ नहीं, हाँ सिक्स्थ है हमारा। सर हाँ बेटा बताइए। बट जैसे कि अगर हम NaCl को हीट करेंगे तो डायरेक्टली वो ऐसे मतलब आयंस में थोड़ी कन्वर्ट हो सकता है, आयंस तो में मतलब टूटेगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा तो टूटेगा ना बिल्कुल। जब नमक को पिघलाओगे तो नमक मेल्ट हो जाएगा ना, तुमने पढ़ा था ना 10th क्लास में मेरे ख्याल से कि सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जब पिघला दोगे तो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट हो जाएगी तो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएगा, आयंस होंगे, फ्री मूव करेंगे, तो पिघलाने पर आपने उतनी एनर्जी दे दी ना उसे, बट आपने सर उसे उसमें स्टिल एनर्जी दे दी। वाटर भी रिक्वायर्ड होगा ना, क्या रिक्वायर्ड डाई, होगा? क्या रिक्वायर्ड होगा? सर वाटर, सर जब हम वाटर में डालेंगे तो बाय एक्वस नहीं नहीं, वो तो अलग बात है, एक्वस इज समथिंग डिफरेंट। एक्वस NaCl, आप NaCl में पानी में डालोगे वो अलग बात है, वो NaOH और HCl बनाएगा, वो अलग चीज है पानी में डालकर, वो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, Na जाएगा OH के साथ, H जाएगा Cl के साथ, वो केमिकल रिएक्शन हो। NaCl को पानी में डालने से केमिकल रिएक्शन, हम यहाँ पर रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, बाय द थिंग रिमेन सेम एज इट इज, NaCl है तो वही रहे और कुछ ना रहे, रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पर कोई, वही चीज टूट रही है। जैसे शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी यूनिट्स, वेरी स्मॉल स्मॉल यूनिट, तो उसको आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे उसमें मिलेंगे, तो किसी भी चीज को जब हम तोड़ेंगे तो उसके छोटे छोटे जो सबसे छोटे छोटे क्रिस्टल लैटिस आयंस में जो बनेंगे उसे एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी कहेंगे किसी भी सॉलिड को। इट इज नॉट जस्ट NaCl, कोई भी सॉलिड, कोई भी सॉल्ट, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो शुगर का यहाँ पे एग्जांपल लो ही मत तुम, कि शुगर कोवेलेंट सॉलिड है तो उससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। कोवेलेंट सॉलिड के लिए हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ बेटा बताइए। हाँ बेटा। सर इसके अंदर वैसे हमें आइडेंटिफिकेशन क्या मिलेगी, मतलब कि ये
सोडियम का आयन नहीं है और क्लोरीन का आयन है। मतलब समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब डिसोसिएट होगा, तो हमें आप कैसे पता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो जो भी कैथोड और एनोड में जाएगा। यस 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 बिल्कुल। Na प्लस जो होगा ऑब्वियसली वो कैटायन है, तो कैटायन विल मूव टुवर्ड कैथोड, Cl माइनस विल मूव। इलेक्ट्रोलिसिस सब में चलेगा। यस यस ऐसा आयनिक पे, सिर्फ आयनिक। अगर वो कोवेलेंट हुआ तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन। इसको एटमाइजेशन को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। इट इज मेनली फॉर कोवेलेंट सॉलिड, मेनली फॉर कोवेलेंट सॉलिड्स when 1 mole of any solid। अब कोवेलेंट सॉलिड आयंस में तो नहीं टूटते ना बेटा, समझ रहे हैं। जैसे चीनी है, चीनी C6H ग्लूकोज है। अब ये थोड़ी ऐसे आयंस में टूटेगा 6 कार्बन प्लस 12H प्लस 6O2 माइनस, ऐसे तो नहीं टूटता ना। ये एटम्स में ही टूटते हैं। एनी सॉलिड गेट्स कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन, ऐसे टूटते हैं, चार्ज में नहीं टूटते। आयन वाले चार्ज में टूटते हैं। तो अगर आयन वालों की बात हो रही है, सॉलिड वालों को तोड़ने की बात हो रही है, तो लैटिस एंथैल्पी होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने की, फ्री एटम्स में तोड़ने की बात हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो मेनली फॉर कोवेलेंट सॉलिड्स when 1 mole of any solids gets completely converted into its free atoms। जैसे H2 क्या होता है, H और H, तो इसको फ्री हाइड्रोजन एटम में तोड़ने में कितनी एनर्जी लगती है, वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अराउंड प्लस 434 किलो जूल इतनी एनर्जी लगती है हाइड्रोजन को तोड़ने में। तो हाइड्रोजन कभी H प्लस और H माइनस में थोड़ी टूटता है। तो जो चीज पॉजिटिव नेगेटिव में टूटती है वो लैटिस एंथैल्पी हुई। जो चीज एटम्स में टूटती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। वेरी सिंपल, नॉट मैनी झोल। तो ये कहीं ना कहीं हमने सारी एंथैल्पीज पढ़ी। कितनी एंथैल्पीज पढ़ ली हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं क्या क्या पढ़ ली। सबसे यस हमने सबसे पहले क्या पढ़ी बताओ। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसे ही हम लोग कहते हैं, मैंने एक खैर और भी पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बताई आपको, है ना। और फिर एंथैल्पी ऑफ क्या बताई, कंबशन। फिर मैंने एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन बताया, जिसके अंदर बताया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और लैटिस एंथैल्पी। और सबके नोटेशंस भी एक बार बता दो जरा। फिर हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा, अगर वो है तो स्टैंडर्ड है, तो नहीं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये है, लैटिस एंथैल्पी। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। ये सारी एंथैल्पीज मैंने आप लोगों को बताई। अब इन सारी एंथैल्पीज को जोड़ के, इसके अलावा भी कई एंथैल्पीज पढ़ी हमने, चैप्टर 3 में भी पढ़ी है, किसी को याद है। यस अब 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 याद करो, जब मैंने चैप्टर 3 बताया था और मैंने कहा था बेटा एंथैल्पी का मतलब ना एनर्जी मान लो। अभी एक नया शब्द है, इसको मत पढ़ो अभी। मैंने कहा था अब टर्म 2 में एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक, उसमें पढ़ेंगे एंथैल्पी। याद आ रहा है कुछ किसी को? हाँ, और इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और इसको ना कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं डेल्टा एच और नीचे AGE लिख देते हैं। तो ये सारी एंथैल्पीज हम लोगों ने अब तक निपटाई। इसके अलावा भी एक और है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी। जब कोई बॉन्ड बनती है, एनर्जी चेंजेस व्हेन 1 mole of bond is formed। और इसका अपोजिट रिवर्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाम से ही पता लग रहा है, क्या बोलो इसमें क्या होगा? बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन। यस, बॉन्ड्स का ब्रेक। रेसिप्रोकल ऑफ bond enthalpy as it is the enthalpy change when 1 mole of any bond gets completely cleaved। पूरी तरह से टूट जाए, पूरी तरह से टूट जाए तो कितनी एनर्जी लगेगी, उसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। अब मैं आपको अगली चीज बता देता हूं, अगला टॉपिक बता देता हूं, वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल स्टार वाला, हेसेस लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट। बॉन्ड एंथैल्पी नहीं बोलना चाहिए, वो बॉन्ड। हाँ, स्टैंडर्ड ही होगा वो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ही, वो तो सबके आगे ही स्टैंडर्ड होगा अगर नॉट नहीं होगा, ठीक है ना। अब वन मोल है ही तो उसका मतलब ही बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड होगा। हेसेस लॉ ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी या फिर हेसेस लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट भी कहते हैं इसे, हेस लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी कहते हैं, कई बार अलग अलग टर्म्स। यही अच्छा नाम है, सबसे अच्छा, ठीक है। ये हेसेस साहब ने दिया था, हेस साहब ने दिया था। हेस साहब क्या कहते हैं, देखो बड़ी सिंपल सीधी सी बात है। हेस साहब क्या कहते हैं ना, हेस साहब ये कहते हैं, कहाँ गया, ये चीज क्या कहती है कि अगर हमें सॉलिड से, ये कहती है अगर हमें भाई साहब सॉलिड से गैस जाना है, आप डायरेक्टली गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रास्ता तो आपने यही लिया है, तो इसका और इसका अगर इसको मान लिया एंथैल्पी चेंज को 1, इसके एंथैल्पी चेंज 2 है, इसके एंथैल्पी चेंज 3 है, तो ये कहता है कि भैया एंथैल्पी 1 जो डायरेक्ट वाली हुई होगी वो एंथैल्पी 2 और एंथैल्पी 3 का सम होगा। इसका ये मान, मतलब हेस लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट क्या कहता है कि एक रिएक्शन डायरेक्ट कर लो या इनडायरेक्ट कर लो, एक रिएक्शन डायरेक्ट कर लो या इनडायरेक्ट कर लो, भैया एंथैल्पी तो सेम रहेगी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब आप ए को एक काम करो, बी में बदल, इसके लिए तुमने रिपोर्ट कर ली सर एंथैल्पी चेंज आई, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H1 है, और या तो ए को पहले सी में कन्वर्ट कर लो जिसके लिए एंथैल्पी चेंज आई H2, और फिर सी को बी में करो उसके लिए एंथैल्पी चेंज आई H3, तो डेल्टा H1 बराबर होगा इंडिविजुअल सम ऑफ दीज टू एंथैल्पीज। सो इसका मतलब ये कहता है भाई एक रिएक्शन एक स्टेप में कर लो, 2 स्टेप में कर लो, 3 स्टेप में कर लो, 4 स्टेप में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंथैल्पी तो हमेशा सेम रहेगी। उन सारे स्टेप्स की जो एंथैल्पीज का सम करोगे इंडिविजुअल सम, उससे हमें सिंगल स्टेप वाले की बराबर ही आएगी वैल्यू। तो वेदर द रिएक्शन प्रोसीड, सिंपल, एक बार हिंदी में बताऊंगा एक बार इंग्लिश में बताऊंगा, अपने दिमाग में लर्न कर लो। Whether the reaction proceed in a single step or in a multiple step, the enthalpy remains same, the enthalpy remain constant. The change in enthalpy will remain same. That means the individual sum of the indirect steps enthalpy will be equal to the direct steps enthalpy. हिंदी में एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हो, एंथैल्पी हमेशा सेम रहती है, एंथैल्पी चेंज में कोई फर्क नहीं आता। अगर वो एक से अधिक स्टेप में जाता है तो उन एक से अधिक स्टेप की एंथैल्पीज का सम
बराबर होगा जो डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी है उसके। मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई इशू रहता ही नहीं है, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है मेरे ख्याल से। है कुछ पूछना, बताइए। क्लियर? Yes, sir. According to this, if a chemical reaction can be made if the chemical reaction occurs in a single step or in multiple steps, its enthalpy remains same or constant. That is, the individual sum of the enthalpies of indirect step will be equal to the enthalpy change for the direct step. Its enthalpy change remains same. Its change in enthalpy remains same. Its change in enthalpy remains same. Remains same or that is। अब एक अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो हमें बचपन से बताया जाता है कार्बन को अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या मिलेगा? Carbon monoxide. कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बताऊं इसकी जो एंथैल्पी है ना, इसकी चेंज इन एंथैल्पी को 1 बना देता हूं। इसकी एंथैल्पी होती है -283। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जला दोगे तो क्या मिलेगा? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी होती है -10। ठीक है। अल्टीमेटली कार्बन से बनाया क्या आपने? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन से शुरुआत करी, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब अगर मैं इसको सीधे कार्बन ही लेता और सीधे ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाता और सीधे CO2 बना देता, एक स्टेप नहीं बन जाता? तो आपको पता है इसकी एंथैल्पी कितनी लगती? इसकी एंथैल्पी लगती मेरे ख्याल से इस स्लाइड में लिखी हुई है। इसकी एंथैल्पी चेक करिए क्या है, इसकी एंथैल्पी चेक करिए क्या है? -3। इसका मतलब इन दोनों का सम यही तो हुआ, बताइए। इन दोनों का सम यही तो है, बोलो। Yes, sir. यस। Yes, it will be same. Therefore, delta H3 बराबर delta H1 plus delta H2। Therefore, according Hess's law, ये चीज है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay, that's it. That's it for the day. God bless. Take care. Bye. Class is dismissed.